अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, वेलकम टू अनदर ग्रेट एपिसोड ऑफ गोल्डन आवर विद HQ। आप जानते हैं कि हमारा मोटो इस प्रोग्राम का यही है कि वी वांट यू टू मीट द लेजेंड्स हु हैव अचीव द परफेक्शन इन देयर प्रोफेशन। अपनी फील्ड में, अपने एरिया में कैसे परफेक्शन उन्होंने अचीव की और वो आज आपके लिए क्या पैगाम लेके आए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि हर फील्ड मुख्तलिफ है, हर फील्ड के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं और हम उनसे सीखने की कोशिश भी करेंगे, जैसे कि हम हमेशा सीखते हैं आए हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अंसर अब्बास ज़ैदी साहब। आप जनरल मैनेजर हैं और जोनल हेड हैं बैंक अल हबीब के। बैंकिंग में एक जाना माना नाम है और जहां अंसर भाई की बात आती है, ही इज़ बीन हैड अ लॉन्ग जर्नी विद बैंकिंग और इन्होंने वो लेवल अचीव किया है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी ने सही मायनों में बैंकिंग को समझना हो तो इनसे रुजू किया जा सकता है। जी अंसर भाई, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बैंकिंग का सफ़र है और जिस तरह आप बैंकिंग को कन्वर्ज होते हुए देखते हैं, एंड आई हैव नोन कि यू हैव सीन इट फॉर मोर देन डेकेड्स नाउ, तो किस तरह देखते हैं अब जो आजकल हमारी पाकिस्तानी बैंकिंग है, जिस तरह कन्वर्ज हो रही है। एक दौर था कि जब हम चेक्स काटते थे और आज हम इंटरनेट बैंकिंग की बात करते हैं। तो टू स्टार्ट ऑफ इसके ऊपर अगर थोड़ा सा सर आप रोशनी डालें। जी, थैंक यू वेरी मच हसन भाई। एक्चुअली देखें, बैंकिंग में एक बड़ा रेवोल्यूशन है। अब बैंकिंग विदाउट आईटी, जी, अभी आप ये तसव्वुर नहीं कर सकते। और अब बैंकिंग ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक के काउंटर पर जाके बैंकिंग करें। बिल्कुल सही। अब यू कैन डू इंटरनेट बैंकिंग, यू हैव ऐप ऑन योर मोबाइल सेट, यू कैन डू ट्रांजेक्शन्स, जो लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स हैं बिल्कुल सही, वो आप अपनी ऐप से कर सकते हैं। आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप अपने यूटिलिटी बिल्स पे कर सकते हैं और अपने टैक्सेस पे कर सकते हैं। तो अदर बैंक्स को भी आप पे कर सकते हैं। आप मोबाइल अपने फ़ोन्स जो हैं उनका जो बैलेंसेस हैं या बिल्स हैं वो टॉप अप कर सकते हैं आप उसके ऊपर। बिल्कुल सही। फिर और इंटरनेट बैंकिंग एक ऐसी सहूलत है कि ये आप अगर वो एक्सेस ले लेते हैं अपने अकाउंट के साथ, वो आपकी रिक्वेस्ट पे मिल जाता है जो भी करना चाहे उसको। तो उसमें आप यू हैव अ बैंक एट 24/7 एट योर पाम, बिल्कुल सही, एट योर लैपटॉप। बिल्कुल सही, यू कैन डू योर ट्रांजेक्शन्स। बिल्कुल सही। तो उसमें सर्टन लिमिट्स हैं, वो आपके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिए रखी गई हैं। तो बैंकिंग अभी जो है एक जो हमारा एक ट्रांजिटिव पीरियड था उससे हम निकल कर अब काफ़ी रिफॉर्म्स इसमें आ चुकी हैं। सही। और आप खुद सही। समझते हैं अब डिजिटल बैंकिंग का स्टेट बैंक भी सपोर्ट कर रहा है इसको। उसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं। आसान अकाउंट एम्बेड में उस पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं, अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो उसको देख सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे ये होगा कि आपने कन्वर्जेंस देखी है कस्टमर की भी, और अक्सर जब ऑफ द कैमरा हमें और आप डिस्कशन करते हैं तो उस पर बहुत बात होती है कि कन्वर्जेंस होने के बावजूद एक गैप है जो हम देखते हैं कि आज भी हम शायद उतने डॉक्यूमेंटेड नहीं हैं। यानी अगर हम दूसरे सेक्टर्स की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज़ तो बहुत बाद में आती हैं, इवन हम अपने एशिया की अगर बात करें तो जो हमारी पॉपुलेशन है जो बैंकिंग को यूज़ करती है सर एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, अभी हमारा हम वो अटेन नहीं कर सके लेवल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का है। इंडिया हैज़ हाई परसेंटेज, people are doing their banking and they are even doing their transaction through WhatsApp as well, बिल्कुल सही, and QR codes as well। बिल्कुल सही। तो they are making their payments जो हैं, और प्लास्टिक मनी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, रुपी को अवॉइड किया जा रहा है। तो लास्ट टाइम आई विजिटेड चाइना, तो व्हेन वी ट्राई टू मेक द पेमेंट्स ऑन रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स इन कैश, तो मोस्ट ऑफ देम दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कैश इवन। दिस वाज नॉट ऑर्डिनरी रादर। तो and they are documented economy, then वो you are better aware about that documented and undocumented हमारा जो कल्चर रहा है एक तरह का उसमें। लेकिन अभी ये हो रहा है कि नंबर आर इंक्रीजिंग although we are slow, but people are converting themselves in these digital channels। अभी आप देखो ना, टेलकोस को भी आप देखो तो दे हैव डन गुड जॉब एज वेल। पीपल हैव नाउ देयर वॉलेट अकाउंट्स बिल्कुल सही ऑन आपके डिफरेंट टेलकोस के ऊपर। जी जी जी। और इट्स ए साइजेबल, although these are small depositors और the transaction is limited in terms of size, in terms of numbers they have good volume। लेकिन कॉन्सेप्ट आ गया, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा कि जो फियर है
एक तो बात है कि हमारे नंबर्स कम हैं। फियर 2-3 किस्म के हैं अगर हम कैटेगराइज करें। एक फियर तो साइबर क्राइम का आ जाता है जब इंटरनेट बैंकिंग की बात की जाती है। दूसरा फियर ये आ जाता है टैक्सेशन का, जो कि आज की डेट में फेयर है बैंकिंग को लेके कि अगर मैं अपना बैंक अकाउंट खोलता हूँ, मैं डॉक्यूमेंटेड होता हूँ, तो मेरा टैक्स एक्सपोजर क्या है और मेरी जो साइबर क्राइम है उसकी सिचुएशन क्या है। तो इसके बारे में अगर आप बताएंगे आप किस तरह इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इट्स वेरी बैंक टू बैंक। नॉर्मली एवरी बैंक हैज़ देयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, वो आपको अप्लाई करने पड़ते हैं। ख़ास तौर से जब यूज़र इंटरनेट बैंकिंग के लिए जाता है तो वहाँ पे हैकर्स बैठे हुए हैं, दूसरे साइबर क्राइम्स जो हैं दे आर वाचिंग एवरी टाइम। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपको। तो उसके लिए बैंक्स ने अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल रखे हैं, और जब कभी ऐसे अटैक्स होते हैं तो बैंक्स उनको ऑलरेडी एक सिक्योरिटी शील्ड बैंक ने दी होती है, एंड दे आर कवर्ड विद द इंश्योरेंस, एंड ये प्रोटोकॉल्स मेंटेन हो रहे होते हैं। यानी आप हमारे नाज़रीन को ये बताना चाहते हैं कि अभी हमें इसके ऊपर किसी हद तक रिलाई करना चाहिए एट करंट? डेफिनेटली, जो अगर बैंक्स जो भी बैंक्स ऑफर कर रहे हैं तो दे हैव द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, और वो इतना इजी नहीं है अब हैकर्स के लिए कि उसमें आके इंटरवेन करना ट्रांजैक्शंस के अंदर और उसके थ्रू मनी लूटिंग और ये रॉब्स करना। वो सर्टन लेवल्स के ऊपर जब आप एक्सपोज होते हैं कि आप अपना पासवर्ड शेयर कर लें, आप अपना पिन शेयर कर लें, तो वहाँ पे ये रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अदरवाइज एवरी बैंक हैज सेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट नाउ टू हैक द अकाउंट। इंटरनेशनल की जो आप देखते हैं, क्योंकि आई नो कि आपने इंटरनेशनली स्टडी काफ़ी की हुई है विद योर ड्यू एक्सपीरियंस, तो आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को और हमारे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को कहाँ देखते हैं? देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस। अभी तो दुनिया तो जो है वो बिल्कुल ही कन्वर्ट कर चुकी है अपने आप को दिस डिजिटल सोर्सेज के ऊपर, और वहाँ पे आपके QR पेमेंट्स हैं, आपकी व्हाट्सएप से पेमेंट्स हैं, आपके टच सिस्टम से पेमेंट है। यू शो जस्ट योर कार्ड और मोबाइल, तो यू कैन लिंक योर अकाउंट विद दैट पर्टिकुलरली। जो NFC होती है फील्ड, उसके ऊपर आ जाता है वो, और ये पॉज और यही सारा चल रहा है। तो हाल दो हम इतना पीछे भी नहीं है, लेकिन आपके अर्बन पॉपुलेशंस के अंदर ये सारे जो गैजेट्स हैं दीज आर अवेलेबल। बिल्कुल सही। और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, एक कॉन्फिडेंस देखें, एक जब तक ट्रस्ट डेफिसिट रहेगा और लोगों का एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, वो हमेशा गैप रहता है। अभी ये हो रहा है कि यूज़र आपका इंक्रीज़ हो रहा है, बिल्कुल सही, और आपका ये सोशल मीडिया और इससे जो आपके एडवर्टीजमेंट हो रही हैं या बैंक्स कर रहे हैं या डिफरेंट कंपनीज टेलकोस कर रही हैं, तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। एंड देखें, लोगों को चाहिए बेसिकली इजी प्रोसेस, हैसल फ्री। तो जब वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो फिर उनको समझ आ जाती है वो। बिल्कुल सही। अभी आप देखो ना, अगर कोई सेविंग करता है तो वहाँ पे अपने रूरल एरियाज़ में तो पैसे कहीं वर्तमान में रख रहे हैं, तो कहीं किसी जगह पे रख रहे हैं। अब वो जो कि हाई रिस्क है, नाउ दे कैन मेंटेन देयर वॉलेट अकाउंट। बिल्कुल सही, वो सिक्योर है उनका। अच्छा, दे कैन अपना एक्सपेंस आउट वाइल शॉपिंग, एंड दे कैन ट्रांसफर द फंड्स, दे कैन रिसीव द फंड्स। तो ये टू वे ट्रैफिक है बेसिक। इसलिए अच्छा, जैसे शॉपिंग, जस्ट ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि जैसे शॉपिंग पे बात होती है, तो आपने एक बात फ्लोट की थी कि जो 5% रेस्टोरेंट्स के लिए किया गया है वाइल यूजिंग डेबिट कार्ड, जो सेल टैक्स का, उसके बारे में अगर कमेंट कर दें कि अगर उसको लार्जर सेंस में देखा जाए तो कैसे देखते हैं? देखें, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि इफ़ यू गो टू एनी रेस्टोरेंट एंड यू पे थ्रू प्लास्टिक मनी और क्रेडिट कार्ड और योर QR कोड, तो they will apply 5% tax only, sale tax, and if you pay in cash they will apply 16%. तो यहाँ पे एक डिस्करेजमेंट आती है और दूसरी तरफ से एनकरेजमेंट भी आती है कि वन शुड यूज दिस पर्टिकुलरली प्लास्टिक मनी थ्रू डेबिट कार्ड और थ्रू क्रेडिट कार्ड। इफ दे पे इन कैश तो देन सेल्स टैक्स स्लैब इज बिगर, और अल्टीमेटली डॉक्यूमेंटेशन का सफर जो है सर, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द डॉक्यूमेंट। अच्छा, फिर ये भी होता है हमारा असल में तो दूसरा एंड कवर किया गया था जहाँ पे वो कैश ट्रांजैक्शंस को शो ही नहीं किया जाता था रेस्टोरेंट्स में, तो कितना सेल हुआ और कितना नहीं हुआ। अगर आप थ्रू इस डिजिटलाइज सिस्टम करेंगे तो वो FBR के लिए भी आसानी है कि वो ट्रांजैक्शन को हाइड नहीं किया जा सकता उसके अंदर। बिल्कुल सही। तो ये इसमें इसी तरीके से हम अगर अपने प्रोसेस को डिजिटलाइज करते चले जाएं, आपकी जितनी भी पेमेंट्स हैं, जैसे IBFT की बात अभी वो चल रही थी कि 2.5 लाख की ट्रांजैक्शन जो है वो थोड़ा सा डिले हो गया, वो उसमें ये प्रोसेस में आ जाएंगी कि आप 2.5 लाख से जो भी आपकी बड़ी पेमेंट है वो आप कैश में नहीं कर सकते। पर्टिकुलरली कंपनीज जो ऑलरेडी रजिस्टर्स हैं सेल टैक्स में और NTN नंबर जिनके इशू हुए हैं, उनको जो भी पेमेंट्स करनी है अपने वेंडर्स को, तो वो थ्रू चेक्स करेंगे और थ्रू दिस IBFT सिस्टम्स करेंगे। बिल्कुल सही है। बल्कि अब चेक्स भी नहीं है, अब IBFT सिस्टम है प्रॉपर वो दे कैन मेक द पेमेंट
टू एनी बैंक, और बैंकों ने सोल्यूशन दे दिया है। 100% सर डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हम जा रहे हैं। डेफिनेट आप देखें, आपके लिए आसानी यही है कि आप इस डिजिटल प्रोसेस को आप हमारे जैसे कंट्री के अंदर जितना ज़्यादा हम इम्प्लीमेंट करेंगे उतना ज़्यादा हम अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करेंगे। बिल्कुल सही। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो एक स्मॉल इकोनॉमी है, और जो आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है इट्स देयर इज अराउंड कुछ 70-30% का रेशो का डिफरेंस है इसमें। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। वो अंडर द रेडार नहीं है, सही। तो उसको लाना है बेसिकली, आपको अपना चैनलाइज करना है टैक्स ब्रैकेट के अंदर। और फिर लोगों का एक फियर भी यहाँ पर है जो मैं समझता हूँ, वो फियर है कि अगर वो रजिस्टर होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा या उनको सिक्योरिटाइज किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, वो अगर इससे दूर रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा उनके लिए मुश्किल होगा। देयर विल बी नो अदर ऑप्शन। हाँ। बिल्कुल सही कहा सर आपने। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन, और बड़ी मज़ेदार बातें हो रही हैं, और आज एक बड़ा अहम पहलू भी हम डिस्कस करेंगे अंसर साहब से कि जो कस्टमर का माइंडसेट है और कस्टमर ने जिस तरह कन्वर्ज किया है अपनी डिमांड्स के लिए और अपना माइंड चेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग, एक बैंकर उसको किस निगाह से देखता है, एक बात। और एक और बात कि इंपोर्ट सेक्टर जो है उसके लिए बैंकिंग जो है कितनी इम्पॉर्टेंट है और बैंकिंग जो है कितना अहम किरदार अदा करती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। विल बी राइट बैक। जी फ्रेंड्स, वी आर राइट बैक। इससे पहले कि हम जो हमारे कन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ जाएं, मैं चाहूँगा कि हम ज़रा थोड़ा सा ये भी डिस्कस करें कि अंसर साहब की जो पर्सनल लाइफ है और जिस तरह वो देखते हैं चीज़ों को, उसके बारे में सर थोड़ा सा, क्योंकि हम तो आपको एज अ फ्रेंड, एज अ दोस्त, कुलीग जानते हैं, लेकिन दोस्तों के लिए जानना ज़रूरी है कि अंसर जो दुनिया को नज़र आता है और अंसर जो बताते खुद आज है वो इन एक्चुअल क्या है। तो सर मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपकी आज की डेट में अगर मैं आपसे सवाल करूँ तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी क्या थी सर? देयर आर सेवरल ओकेजन्स कि जब इंसान खुश होता है, और खुशी मेरे नज़दीक बड़ी या छोटी नहीं होती। बाय द टाइम आपको छोटी खुशी भी है उसको आप इतना एंजॉय करते हैं कि जो भी अनएक्सपेक्टेड, सही, आप ऐसी ख्वाहिश रखते हैं, कोई भी जो भी नेक ख्वाहिश है आपकी, सही। और वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि इतने शॉर्टर टाइम फ्रेम में वो आप उसको अचीव कर लेंगे, बिल्कुल सही, और वो हो जाता है। बिल्कुल सही। तो आप अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं। शुक्र अल्लाह। और कोई भी अचीवमेंट मैं समझता हूँ, और खुशी का ताल्लुक अचीवमेंट के साथ है, वो बिल्कुल किसी भी सही। सेंस में हो सकती है बिल्कुल सही। कि तो वो अल्लाह की मेहरबानी उसमें जब तक शामिल हाल ना हो ना, बिल्कुल तो आपको इन रियल सेंस आपको वो खुशी कभी आप महसूस नहीं कर सकते। सही। बिल्कुल सही बात की और बड़ी खूबसूरत बात की आपने। मैं समझता हूँ नाज़रीन के अंसर साहब का कहना यही है कि अल्लाह की रज़ा जो है, रियल अकम्पलिशमेंट अल्लाह ताला की ज़ात की रज़ा में है, और जो आप हासिल करते हैं अगर उसमें अल्लाह की रज़ा है तो वो रियल अकम्पलिशमेंट है। ऐसे मुझे ये बताइएगा कि जो आपका कैरियर जैसे गुजरा, और वी हैव नोन यू सिंस 1992 अंसर अब्बास ज़ैदी एज अ यंग बॉय एंड नाउ यू नो एट द लेवल ऑफ GM। अब आप कैसे देखते हैं, यंगस्टर्स के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज यू नो आज जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो हमें आज देख रहे होते हैं, जो हम आज हैं, जो हमारा कल था और जो आने वाला कल है वो तो आएगा ही, लेकिन जो रियल हमारा कल था और उसका सफ़र जो हमने तय किया वो कितना मुश्किल था और क्या क्या चैलेंजेस थे, उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं। इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखें, मैं ये समझता हूँ कि एज ए ह्यूमन बीइंग एवरीबॉडी वांट्स टू ग्रो एंड वांट्स टू अटेन सर्टन गोल्स एंड लेवल्स। अच्छा, जब तक आपने अपने गोल सेट ना किए हो ना, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच अप टू दैट एक्सटेंट और दैट डेस्टिनेशन। तो मेरा हमेशा से ये रहा कि एक तो फोकस होना चाहिए आप, सही, वॉट एवर द असाइनमेंट यू आर डूइंग, और उसमें आपको सीरियस होना चाहिए, और डेफिनेटली हार्ड वर्किंग इज़ रिक्वायर्ड। और अगर आप फोकस नहीं है ना, तो आप कभी भी उस तरीके से इंस्पायरेशन नहीं दे सकेंगे, और ना ही अपने सीनियर्स को सेटिस्फाइड कर पाएंगे और ना ही अपने आप को कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक गैप है समटाइम, मैंने जो देखा अपने एक्सपीरियंसेस में, अगर आप फोकस हैं और अपने कैरियर प्रोफेशन के साथ सिंसियर हैं, तो आप
सबसे पहले अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं। बिल्कुल सही। अगर वो लेवल आप अटेन कर रहे हैं तो आपको कोई भी जो है वो बगैर रिकग्नाइज किए हुए रह ही नहीं सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो उसके लिए आपको अपना जो टाइम है वो देना पड़ता है, बिल्कुल सही। और अपनी जो लगन है, जो मोटिवेशन है, उसको आप रखना पड़ता है। सही। रिगार्डलेस ऑफ दैट कि आप किसी एक नेक्स्ट स्टेप की प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं या अपनी सैलरी इंक्रीज के लिए काम कर रहे हैं, सही। आल्दो दे हैव सम वेटेज, लेकिन जो मैंने कहा ना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन जब आप अपने काम में तलाश करना शुरू कर दें तो होता ये है कि यू नेवर टायर। बिल्कुल सही। आप फिर थकते नहीं हैं, एंड यू डोंट थिंक कि मुझे इसकी एक्स अमाउंट मिल रही है बिल्कुल और सही। मैं डिलीवरी से ज़्यादा कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। वो आप उससे ज़रा थोड़ा अबव लेवल के ऊपर बिल्कुल सही। आप काम कर रहे होते हैं, तो उसमें ये विन विन सूरत हाल होती है। बिल्कुल सही। जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जिस इदारे में काम कर रहे हैं, तो आप इस मोटिवेशन के साथ अगर काम करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही। यानी आपका पैगाम जो हमारे यंगस्टर्स के लिए वो यही हुआ कि एक्सेलेंस अचीव करने के लिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो है यस, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। अरे सर, स्ट्रेस मैनेजमेंट आप देखते हैं हमारे यंगस्टर्स के लिए और जितने भी लोग जॉब में हैं, और ख़ास तौर पे बैंकिंग सेक्टर जितना ज़्यादा डिसिप्लिन सेक्टर है और जितना चैलेंजिंग सेक्टर है, आई बिलीव उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट तो मेरे नज़रिए के मुताबिक, आई डोंट नो कि आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, एक बहुत मेजर इशू है। तो आप इस स्ट्रेस मैनेजमेंट को कैसे देखते हैं? आपने अभी तक किस तरीके से मैनेज किया है और क्या कहना चाहेंगे कि इसके लिए क्या अप्रोच सही होगी? देखिए, कोई भी आपका, आप भले बैंक में हैं या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हैं या किसी भी इदारे में हैं, जहाँ पे आपके साथ सर्टन परफॉर्मेंस KPIs अटैच हैं, तो वो आपको डेफिनेटली फोर्स करते हैं टू वर्क हार्ड एंड वर्क मोर टू अचीव दैट KPIs। लेकिन अभी बैंकिंग सेक्टर में ऐसा होता है कि हम, जाहिर है, व्हाट वी डू इन बैंकिंग, वी बाय द करेंसी, वी सेल द करेंसी। सही। हम डिपॉजिटर से पैसे लेते हैं, उनको रिटर्न देते हैं, उससे प्रॉफिट देते हैं, बिल्कुल सही। और इसी पैसे को, डिपॉजिटर मनी को, हम इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हम इसको डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, इंडस्ट्री में, बिल्कुल ऐसे ही। इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी है, इसमें ट्रेडर्स भी हैं, इसमें कॉर्पोरेट क्लाइंट हैं, इसमें कमर्शियल, SME, रिटेल, कंज्यूमर एंड एग्री, ये डिफरेंट इसके सेगमेंट्स हैं। तो बैंक जब आप किसी को भी लोन करते हैं तो एक रिस्क आप उसका मेजर करके ये काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल सही। और उसमें समटाइम ये होता है कि इकोनॉमी रिसेशन आ जाता है, सही। तो उसके अंदर वो स्ट्रेस डेवलप होता है। बिल्कुल जो बोरोअर है उसके ऊपर भी, उसको अपने मार्कअप सर्विस करने हैं, अपनी कमिटमेंट्स पूरी करनी है, जो उसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो देनी है। तो ये एक रिकवरीज की तरफ फोकस ऐसे रिसेशन में ज़रा बढ़ जाता है थोड़ा सा। सही। और कभी इसमें ऐसा होता है कि आपके डिफ़ॉल्ट्स भी होते हैं, बिल्कुल सही। और तो वो एक स्ट्रेस सिचुएशन होती है बिल्कुल सही। बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन आप उसको मैनेज करते हैं, आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें कि क्या कस्टमर विलफुल डिफ़ॉल्ट कर रहा है या ये सरकमस्टेंशियल इसकी वजह से हो गया है, और या जो इकोनॉमी में रिसेशन आया है, वो आपको जज करके वहाँ पे आपको उसको सपोर्ट देना होता है। बिल्कुल सही। और उसमें यही होता है कि मोस्टली हम जो सिचुएशंस होती हैं उससे निकल जाते हैं विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सही। थोड़ा सा टाइम उनको दे के, थोड़ा उनको आप थोड़ा सा कोच करते हो, गाइड करते हो, और उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बैंक अल हबीब का अगर आप देखते हैं तो टचवुड वी हैव वेरी लो NPLs बिल्कुल सही। इन द इंडस्ट्री। बट व्हाट इज़ द रियल सीक्रेट? हाँ, द रियल सीक्रेट इज़ दैट कि हम भी वही काम करते हैं जो अदर बैंक करते हैं, लेकिन हमारा जो फ़िलासफ़ी थोड़ी सी डिफरेंट है। सही। हम कस्टमर से बहुत क्लोज होते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, पहले हम समझते हैं खुद कि ये किस पर्पस के लिए हमसे पैसे ले रहे हैं। सही। वो पर्पस जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि बिल्कुल। डाइवर्जन में जब पैसा आपका जाता है ना किसी बिजनेस में, वो ख़राब नहीं होता अगर उसको बिजनेस को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। प्रॉब्लम वहाँ पे आता है कि आपने पैसा हमसे लिया रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, बिल्कुल सही। और उसका आपने प्रॉपर्टी बाय कर लिया। बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे जाके जो ये फंड्स डाइवर्ट होते हैं,
बिल्कुल सही। तो वो डिफीट हो जाता है पर्पस आपका, बिल्कुल और सही। वहीं ये खराबी आती है। बिल्कुल तो वो सही। हमारी एक मुसलसल हम इंगेज होते हैं कस्टमर के साथ, उनकी एक्टिविटी को वॉच कर रहे होते हैं, उनके अकाउंट टर्नओवर्स को देख रहे होते हैं, और इनके साथ साथ हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से सिलसिला चल रहा होता है, और जहाँ पे ज़रूरत होती है तो उनको हम फिर बातचीत भी करते हैं। बिल्कुल सही होगा। हाँ, बिल्कुल तो सही यही होगा। एक सिलसिला है। बिल्कुल सही होगा। थैंक यू सो मच नाजरीन, और ये था द अदर साइड विद HQ। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी नाजरीन, वी आर राइट बैक। अच्छा, अब हम अपने कन्वेंशनल पार्ट की तरफ वापस आते हैं। तो अंजर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आज की डेट में, आज जो बैंक अल हबीब का कस्टमर है, और स्टार्टिंग में जो आप बैंक अल हबीब का कस्टमर देखते थे बैक इन द 90s, एक तो कितना नॉलेजेबल हो गया है, उसका माइंडसेट कितना चेंज हो गया है, और उसकी डीलिंग में जिस तरह आज आप अपने कस्टमर्स को डील करते हैं, ऑब्वियसली नाउ यू आर डीलिंग एट द कॉर्पोरेट एंड बिगर लेवल ऑब्वियसली, बट क्या डिफरेंस देखते हैं सर आप? वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, अभी अगर आप कॉर्पोरेट और कमर्शियल सेक्टर की बात करते हैं तो कस्टमर दे आर वेरी मच अवेयर, मतलब दे आर इक्वल, दे हैव द इक्वल नॉलेज विच वी हैव एज ए बैंकर, बिकॉज उनको पता है कौन से स्टेट बैंक ने डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, ख़ास तौर से एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में जो हैं सब्सिडाइज्ड हैं फैसिलिटीज़, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस है, अभी ये ऐसा आ गया है, और ये भी अच्छा प्रोडक्ट है, फिर टफ दिया था इससे पहले वो। तो कस्टमर आर वेरी मच अवेयर। तो कॉर्पोरेट लेवल पे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन कमर्शियल्स में और SME में हम खुद गाइड करते हैं उनको कि ये आपके लिए जो स्कीम्स हैं, ये बेनिफिट इसमें आपको ज़्यादा है, कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके फाइनेंशियल चार्जेस इसमें कम होंगे अगर आप इस तरीके से ये डॉक्यूमेंटेशन करके, और इस पर्पज़ के लिए अगर आपको, जैसे सोलर एनर्जी के ऊपर है, उस पर स्टेट बैंक ऑफ़र कर रहा है वेरी चीप फाइनेंस, और वो जाहिर है ये जो आपका एनर्जी कंजर्वेशन के लिए वो एक सपोर्ट है, और इसमें अब वो आपका आगे साथ के रिवर्स मीटरिंग का भी आगे है, बिल्कुल उसमें लोग आ रहे हैं, उसमें आप कंज्यूमर्स को भी दे सकते हैं, उसमें आप इंडस्ट्री को भी दे सकते हैं, इंडिविजुअल्स को भी दे सकते हैं, तो वो एक अच्छी स्कीम है। बिल्कुल सही। एंड अगर आप एग्री की तरफ चले जाते हैं तो ये ट्वेल्स के ऊपर ये सब्सिडाइज्ड है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन यहाँ पे करना चाहूँगा कि व्हाट करेज वंस रिक्वायर, जैसे आपने कहा कि कस्टमर को गाइड करना है, अभी जब हम अदर साइड में भी बात कर रहे थे तो आपने जिक्र किया कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एजुकेट द कस्टमर। तो एज अ बैंकर ये कितना बड़ा रोल है कि कस्टमर को एजुकेट किया जाए? आई मीन इसके बारे में थोड़ा सा देखें, जैसे मैंने बताया कि कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर, कमर्शियल लेवल के ऊपर कस्टमर्स आर मच एजुकेटेड, लेकिन आपको SME रिटेल के अंदर यहाँ पे गैप है, यानी एग्री के अंदर सही, यहाँ पे दे आर नॉट मच अवेयर। तो एक बैंक जो मैं समझता हूँ रिलीजियसली हम ये समझते हैं कि ख़ास तौर से एग्रीकल्चर में जो आर्टिकल्चर है, वो बहुत बेचारे जो ग्रोअर्स हैं ना, वो हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं कि वो हाफ ऑफ द क्रॉप जो है ना उनकी वो आरटी को चली जाती है, बिकॉज दे प्रोवाइड सीड, दे प्रोवाइड फर्टिलाइजर्स, और वो एग्जॉर्बिटेंट किस्म की उनसे वो कॉस्ट उसके ऊपर ले रहे होते हैं, और ये सिस्टम का एक फ्लॉ है आपके है। अगर ये बैंक रिप्लेस कर दें यहाँ पे, बिल्कुल सही, तो दे कैन रिड्यूस देयर कॉस्ट इन मैनी फोल्ड्स। ये तो बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट सर आपने रेस किया। yes. अच्छा सर, एक पॉइंट और मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा जो बहुत सारे हमारे नाज़रीन को शायद कुछ को पता भी है, कुछ शायद उसकी नॉलेज नहीं भी रखते, कि बैंकिंग जो है इंपोर्ट सेक्टर को फिम की शक्ल में, पैड की शक्ल में, और मैं बात करूँ बहुत सारी वेरियस प्रोडक्ट हैं उसकी शक्ल में, इंपोर्ट सेक्टर को एक बहुत बड़ा, चाहे वो रॉ मटेरियल्स के इंपोर्ट की बात की जाए, प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट की बात की जाए, फार्मास्यूटिकल की बात की जाए, APIs की बात की जाए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की, एक बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। तो उसके बारे में अगर आप बताएं। देखें, एज फार एज कंसर्न द इम्पोर्ट, हमारा जो इंडस्ट्री का जो सेटअप है, या इस कंट्री का जो हमारा एक इंडस्ट्री स्टाइल डेवलप हो गया है, वो है आपका रॉ मटेरियल थ्रू इंपोर्ट। बिल्कुल। अच्छा, ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सही। आपकी देखें तो इंपोर्ट्स आर हाई देन एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट बिल भी एज ए कंट्री हमने रेस कर लिया। हाँ, एक्सपोर्ट आपकी कम है, इंपोर्ट आपकी ज़्यादा है। अच्छा, उसको थैंक्स टू आवर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कि वो रेमिटेंस को आप का अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, जो अराउंड 3 बिलियन इस ईयर को टच कर जाएगा, विच इज़ वेरी गुड, और एक्सपोर्ट भी आपका 28 बिलियन तक जाएगा। उसके बावजूद आपकी इंपोर्ट हायर साइड्स के ऊपर है। बिल्कुल सही। तो इसमें करना क्या चाहिए, मैं जो समझता हूँ, गवर्नमेंट को ऐसी इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ पे जॉइंट वेंचर में लानी चाहिए
विद चाइना एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़ कि जो रॉ मटेरियल इन फॉर्म ऑफ हम केमिकल और या पेट्रोलियम का बहुत बड़ा रॉ मटेरियल यहाँ पे बाई प्रोडक्ट्स का आता है ये ग्रेनुलर फॉर्म्स के अंदर, जिसमें आपकी पैकेजेस इंडस्ट्रीज़ और ये मोल्डिंग प्लांट्स वगैरह सारे उस पर चलते हैं आपके ये, और पैकेजेस की बहुत बड़ी फील्ड है, डिफरेंट डायमेंशन हैं इसकी। वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अगर हम करनी शुरू कर दें उन्हीं रॉ मटेरियल्स की, तो हम एक अपना इंपोर्ट का बिल जो है उसको काफ़ी कट कर सकते हैं। वो जॉइंट वेंचर्स में हमें वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, अभी हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं लेकिन हम एडिबल ऑयल और सीड जो है ये सारा इंपोर्ट करते हैं। सही। आफ्टर पेट्रोलियम दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट। बिल्कुल सही। फर्स्ट आपका जो है वो आपका पेट्रोल है, आपका क्रूड ऑयल है और ये सारा है। इसमें भी हम इसको कर सकते हैं अपना इसमें जो कर्टेल इस वॉल्यूम को, कि अगर हम आपके इलेक्ट्रिक बाइक्स सही और इलेक्ट्रिक कार्स को इंट्रोड्यूस करें। सही। और हमें चाहिए ये इनिशियली हम इनकी ड्यूटीज़ को बिल्कुल ज़ीरो कर दें। बिल्कुल ठीक। और इसमें दो फ़ायदे हैं आपके, एक तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, बिल्कुल सही, और आप अपना जो आप फॉरेन एक्सचेंज अपना डिप्लीट कर रहे हैं पेट्रोलियम इंपोर्ट के अंदर, बिल्कुल सही, वो आपका इससे मिटिगेट होगा। उसमें आप बाइक से शुरू करें। इंपोर्ट पॉलिसी तो हमारी काफ़ी हद तक अंडर क्वेश्चन आ गई ना सर। अच्छा सर, एक चीज़ और भी बताइएगा, जैसे इंपोर्ट पॉलिसी की आपने बात की, तो अब ये बात सिर्फ निकल पड़ी है कि हम कभी कहते हैं हम इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी हैं, फिर हम कहते हैं कि हम मैन्युफैक्चरर्स हैं, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक दौर में बात करते थे। थोड़ा सा और हम अपनी कंट्री की फिल्म को रिवाइंड करें तो हम एक दौर में एग्रीकल्चर कंट्री भी कहलाते थे, और अनफॉर्चुनेट है आज हम उन्हीं एग्रीकल्चर लैंड्स पे सोसाइटीज़ बना रहे हैं, सही, उसको लैंड बना रहे हैं, और फिर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की जिसकी बात करते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शायद हम उस तरह नहीं कर पाए, तो वी आर इन सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन। तो ये क्या है सर? देखिए, आपने एक क्वेश्चन में ना, ये इसमें मुझे लगता है 3 सेशन हमें करने पड़ जाएंगे इस क्वेश्चन में। आपने इतना देखें, आपका जैसे आपने कहा कि ये हम अभी ये सारा अर्बन में कन्वर्ट हो रहा है, आपका एग्री लैंड, सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं, ये भी एक इंडस्ट्री की तरह काम कर रहा है, और ये आपको करना पड़ेगा पॉपुलेशन साइज़ के मुताबिक। लेकिन अभी आप अगर हम इसको देखें, हम समझते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है ये ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है, एग्री लैंड कन्वर्ट हो रही है इनटू अर्बन। आपके पास बलूचिस्तान बहुत बड़ा एक अर्बन बैरन जो है लैंड पड़ा हुआ है। सही। हम अपनी इरिगेशन को बेहतर करके, सही, या मॉडर्न टेक्निक्स के साथ, उसमें आप ये ड्रिप इरिगेशन है या वहाँ पे छोटे डैम बनाकर इन एरियाज़ को अगर हम अपने डेवलप कर लें, तो आप बीइंग एग्रीकल्चर आप कितनी एग्री प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। आपके जितने ऑयल सीड्स हैं वो आप इंपोर्ट करते हैं, एडिबल ऑयल कन्वर्ट करने के लिए एडिबल ऑयल आप इंपोर्ट करते हैं, ई टेबल्स आपके इंपोर्ट हो रहे हैं। आप इसी तरह डेयरी फार्मिंग को देख लें। द कंट्री हैज़ द पोटेंशियल, बट दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि कोई ऐसी पॉलिसी डिवाइस नहीं की गई। प्रॉब्ली अगर आपकी बात को मैं कहूँ तो इट्स अबाउट पुटिंग द फाइनेंसेस इन द राइट डायरेक्शन। ऑफ कोर्स। और जैसे मैंने पहले कहा आपको कि आप जितना इंपोर्ट का वॉल्यूम आप एक लिस्ट निकाल लें कि मेजर इंपोर्ट्स आपके क्या हैं। अभी पेट्रोलियम है तो आप इलेक्ट्रिक कार को प्रमोट करें यहाँ पर। आपकी असेंबलिंग जो नई हो, आप एक लिमिट लगा दें कि भाई 2030 के बाद देयर विल बी नो पेट्रोल कार, और हम जो प्लांट यहाँ पे असेंबलिंग कर रहे हैं उनको आप कहें कि 3 इयर्स तक आप बना सकते हैं, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक कार बनानी। बिल्कुल ठीक है। तो आप देखो ना, अभी आप उसमें असेंबलिंग जो कर रहे हैं यहाँ पे गाड़ियों की, इंजन आप इंपोर्ट करते हो, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, चेसी आप इंपोर्ट करते हो, ऊपर का बॉडी आप यहाँ पे कर रहे हो, पेंट आप यहाँ पे कर रहे हो, बिल्कुल सही। तो अभी भी 60% जो है वो आपके पास तकरीबन जो SKDs में आ रही हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। और उसके बाद आप पहले बाइक से स्टार्ट करें। मोटरसाइकिल आप कितना 30 मिलियन मोटरसाइकिल मोबाइल करता है आपके कंट्री के अंदर, और आप देखें अगर 1 लीटर भी एक यूज़ करता है दिन में, तो 30 मिलियन लीटर यू आर कंज्यूमिंग एंड बर्निंग इन अ डे, बिल्कुल थ्रू मोटर बाइक्स ओनली। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। बहरहाल सर, मेरा तो दिल यही कर रहा है कि आज वक्त थम जाए और घड़ी की नोक जो है अपनी जगह ठहर जाए और हम बातें ही करते रहें और टाइम ना गुजरे, लेकिन कुछ लिमिटेशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ता है। बट डेफिनेटली जैसे अंसर साहब ने कहा, विल बी कमिंग बैक with a lot of more episodes, and I'll close my program with a note of thanks, and I would further like to congratulate you as well sir कि आपका जो बैंक अल हबीब है, या रादर जो हमारा बैंक अल हबीब है, एक इदारा जिसके साथ आपने इतना अर्सा गुजारा,
आज उसकी 1000 ब्रांचेस हो गई हैं, तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, यस कॉन्ग्रेचुलेशंस। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। डेफिनेटली बिलीव कि इसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू रिगार्डिंग दैट एंड इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो। तो नाज़रीन, बात यही है कि हम जैसे बात करते हैं हर इदारे की, हर सेक्टर की, हर एरिया की, समझने की चीज़ यही है कि हमारे इंडिविजुअल्स के लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए, कि अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन देखनी पड़ेगी। आपको ये समझ आनी चाहिए बात कि जब तक आप अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप जो है क्लाइमेक्स रीच कर ही नहीं सकते। यू कैन नॉट बी बेस्ट और द बेस्ट यू कैन नॉट अचीव until and unless you are satisfied with yourself. With these words, I would like to sign off. This is HQ with the program Golden Hour with HQ.